हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग कवर करेंगे, AS 21, AS 23 एंड AS 27। AS 21 का नाम है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होगा। AS 23 है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जिसमें एसोसिएट कैसे कंसोलिडेट होगा वो पढ़ेंगे। एंड देन देयर इज AS 23 जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन JV जॉइंट वेंचर, इसमें JV का कैसे कंसोलिडेशन होगा हम लोग वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली AS 21, AS 23, AS 27 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है। इससे हम लोग अगर ये तीनों AS हम लोग पढ़ लिए तो कंसोलिडेशन का चैप्टर कंप्लीट होएगा। सो स्टार्ट में करता हूं AS 21 के साथ, कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी। चैप्टर की शुरुआत करता हूं डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंट्रोल के साथ। किसको बोलते हैं कंट्रोल? होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड AS 21 में, अभी AS 21 पढ़ रहे हैं, स्टार्ट समझो कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी। तो कहते हैं कि पेरेंट सब्सिडरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल अराइजेज व्हेन, जानते होंगे आप लोग, लॉ में भी पढ़ते हैं कि पेरेंट एक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी वोटिंग राइट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द सब्सिडरी। अगर होल्डिंग 50% से ज्यादा का इक्विटी होल्ड कर लेता है, या तो खुद या अपनी सब्सिडरी के थ्रू से, तो सब्सिडरी को सब्सिडरी मतलब जिसमें हमने स्टेक खरीदा उसको सब्सिडरी, और हम लोगों को पेरेंट बोला जाता है। या फिर इफ वी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तो इससे कंट्रोल आता है। अब आप लोग ये समझ लो कि हम लोगों को मोर देन 50% का इक्विटी स्टॉक, इक्विटी वोटिंग राइट ही सिलेबस में है, और वो भी डायरेक्ट वाला। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम सब्सिडरी के थ्रू से किसी सब्सिडरी में मोर देन 50% स्टेक खरीदते हैं तो AS 21 के हिसाब से वो कंट्रोल है, वो सब्सिडरी है, लेकिन उसका कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को डायरेक्ट, अगर A मान लो हम होल्डिंग है A और B सब्सिडरी है और हम इसमें 70% स्टेक खरीद के रखे हैं, बस वही सिलेबस में है, उसी का कंसोलिडेशन हम लोगों को पढ़ना है। अगर A का B में 70% और B का C में 90% है तो C भी सब्सिडरी है, ये सच्चा बात है, लेकिन C का कंसोलिडेशन हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नाउ आई कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन कि मान लो A एक कंपनी है, B एक और कंपनी है, B सब्सिडरी है, A होल्डिंग है। A के पास B में 80% स्टेक है। तो अगर A के पास 80% स्टेक है B के अंदर, तो B के अंदर कोई तो और होगा जिसके पास 20% स्टेक है। मान लो हम A हैं, तो हम अगर B नाम की एक कंपनी है, मान लो B तुम्हारी कंपनी है, तो तुम्हारी कंपनी में मेरा 80% स्टेक है, तो किसी और का तो 20% स्टेक होगा। वो जिनका होता है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है। द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और उनका जो स्टेक होता है, उसके स्टेक का जो वैल्यू होता है बैलेंस शीट में, जो अमाउंट होता है, उसको बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सर वो वैल्यू निकलता कैसे? अरे भाई वही तो पढ़ाना है आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में, आप स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। तो मेरा अगला पैराग्राफ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। क्या बोलता है कि इफ द पेरेंट होल्ड्स लेस देन 100% इन द सब्सिडरी, then the value of stake held by outsider is called minority interest and outsiders are called minority shareholders. Next, कंसोलिडेशन का प्रोसीजर क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कैसे करेगा? पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अगर A होल्डिंग कंपनी है, B सब्सिडरी कंपनी है, A अपना बैलेंस शीट बनाएगा ROC में फाइल करने के लिए, B अपना बैलेंस शीट भी बनाएगा ROC में फाइल करने के लिए। दोनों कंपनियां हैं, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट को बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोज वगैरह बनाना पड़ता है, बना करके ROC में फाइल करना पड़ता है। नाउ बीइंग ए पेरेंट A लिमिटेड, A का एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है
कि वो बी का बैलेंस शीट को मिला करके एक तीसरा बैलेंस शीट बनाएगा। ए का अपना, बी का अपना, दो बैलेंस शीट, एक तीसरा बैलेंस शीट बनाएगा, ए बी कंसोलिडेटेड। और ये कंपनीज लॉ में ही रिक्वायरमेंट है और एज 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और अगर ये एनुअल रिपोर्ट बनाता है तो उस एनुअल रिपोर्ट में भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना करके देना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। तो आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, व्हाट इज द कंसोलिडेशन प्रोसीजर। एक एग्जांपल के थ्रू से आपको सिखाता हूं। पहले मैं पैराग्राफ रीडिंग करता हूं। पैराग्राफ रीडिंग जब करोगे तो बहुत कुछ भूल जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब एग्जांपल के थ्रू से मैं इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा। डोंट गेट वरीड, 2 बार आपको समझने का मौका मिलेगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला काम, ABCDEF करके मैंने करीब करीब कितना, F तक, G तक मैं गया कि और आगे भी है, हाँ G तक मैं गया हूं। A से G तक के पैराग्राफ्स हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इन्वॉल्विंग पैराग्राफ्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन कैसे होता है उस पूरे प्रोसीजर को डिस्कस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 2 बैलेंस शीट, 2 P&L रेडी कर लो। आपके कंसोलिडेटेड कैश फ्लो नहीं आएगा तो डोंट वरी, 2 मैंने यहां लिखा गेट 2 बैलेंस शीट रेडी, 2 बैलेंस शीट 2 P&L रेडी करके रखना है। तो ऑब्वियसली होल्डिंग का अपना, सब्सिडरी का अपना बैलेंस शीट तो रेडी रहेगा ही, आप रेडी करके रख लो, अपने सामने रख लो, कंसोलिडेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालोगे बाय कैंसिलिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो होल्डिंग ने सब्सिडरी के स्टेक खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया, शेयर खरीदने का पैसा पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लो होल्डिंग ने सब्सिडरी के अंदर 1/4/21 को स्टेक खरीदा 80%, पेमेंट किया 700 करोड़ रुपीस। उस दिन सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी, उस दिन इक्विटी बोल दो या नेट एसेट बोल दो, इक्विटी इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेट एसेट इज असेट माइनस लायबिलिटी। अगर असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ही आएगा, ऑब्वियस है। तो आप 1/4/21 का सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी देख लो या नेट एसेट देख लो। मेरे मुंह से कभी कभी इक्विटी वर्ड निकलेगा, कभी कभी नेट एसेट वर्ड निकलेगा, आप घबराना मत। खाली इतना याद रखना कि ये जो नेट एसेट या इक्विटी आप लोगे, इसमें असेट एंड लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन हुआ करता है। ऐसा AS 21 बोलता है कि भैया कंसोलिडेशन जब करोगे तो सब्सिडरी कंपनी की असेट एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यूएशन करा लेना। तो अगर असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन का डिटेल दिया हुआ है तो कैलकुलेशन रिवैल्यूड फिगर पे होगा। अभी बिगिनिंग करने के लिए मान लो ऐसा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। आगे मैंने बोला फाइंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व बाय कैंसिलिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोपोर्शनेट इक्विटी। तो मेरा कॉस्ट ऑफ, मैंने बोला कि 1/4/21 को मैंने स्टेक खरीदा 80%, 700 करोड़ रुपया पेमेंट किया। उस दिन सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी था, कैपिटल मान लो 100 करोड़, रिजर्व सरप्लस मान लो 500 करोड़, ठीक है। तो टोटल इक्विटी कितनी हो गई, कैपिटल और रिजर्व अगर जोड़ देंगे तो 600 करोड़। 600 करोड़ का 80% हम खरीदे यानी 480 करोड़। 480 करोड़ के लिए मैंने पेमेंट किया 700 करोड़, तो डिफरेंस 220 करोड़ रुपया गोज टू गुडविल। ये अगर उल्टा होता तो कैपिटल रिजर्व। अब यहीं पे मैंने आपको एक लाइन लिखी, देखो, if there is information about fair value of the assets and liabilities on the date of acquisition, then we will calculate the equity on the basis of the fair valuation. For example, ये जो इक्विटी मैंने आपको बोला 100 और 500 600 है, इसमें मान लो 3 असेट और 2 लायबिलिटी है। 3 असेट है 700 करोड़ का और 2 लायबिलिटी है 100 करोड़ का। 700 माइनस 100 इज 600 करोड़। इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ 700 का 800 करोड़, तो 800 माइनस 100 अगर पकड़ोगे तो 700 करोड़ हो गया। 700 करोड़ का 80% अगर निकालोगे तो 560 करोड़ हो गया। 560 करोड़ के अगेंस्ट में हमने 80% का 700 करोड़ रुपया दिया, तो 140 करोड़ रुपया गोज टू गुडविल। कहने का मतलब यह है कि गुडविल का कैलकुलेशन जब आप करोगे, अगर क्वेश्चन पेपर में असेट एंड लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ है 1/4/21 का, तो
तो फेयर वैल्यूएशन लेकर के सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी निकलेगी। अगर नहीं दिया हुआ है तो जो बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी है उसी से इक्विटी निकल जाएगा। बट क्लियर होना कि भाई एक बार के लिए एग्जांपल में मान लो फेयर वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है तो फिर ऐसे चलेंगे कि भाई हमने खरीदा 80% स्टेक, हमने पेमेंट किया 700, उस दिन सब्सिडरी का कैपिटल था 100, रिजर्व सरप्लस था से 500, दोनों मिला दिया तो से 6, रिपीट कर रहा हूं, से 600 का 80% 480 प्रोपोर्शनेट इक्विटी को इन्वेस्टमेंट से कैंसिल किया, डिफरेंस आया 220, नाम दे दिया गुडविल। उल्टा होएगा, नाम दे देंगे कैपिटल रिजर्व। पहला पैराग्राफ क्लियर होता है। आगे अभी मैंने ए और बी आपको बता दिया। अब आइए सी, कंप्यूट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी इनटू माइनॉरिटी स्टेक। अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाऊं तो यह सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी था, इसमें 80% हम लोगों ने खरीदा तो 20% माइनॉरिटी के पास था। तो अगर हम इसका 20% निकाल दें, 600 का 20, भाई 600 का 80% ही तो हमने खरीदा सब्सिडरी का, 20% तो अभी भी माइनॉरिटी के पास है, तो 600 का 20% इज 120, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये आप निकाल करके रख लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये मेरा पैराग्राफ नंबर सी है। एग्जांपल के थ्रू से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर और एक एग्जांपल फुल फ्लेजेड वाला दूंगा, उससे आपको ये पूरे पैराग्राफ ए से जी तक कंप्लीट हो जाएंगे। हम रिपीट कराएंगे बार बार। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, खास करके पहला क्लास डिफिकल्ट लगता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली सुनना, मजा आ जाएगा। अब आया डी नंबर पैराग्राफ। क्या करना है? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस of both the companies by adding all the items of incomes and expenses on a line by line basis. सेल को सेल के साथ, परचेज को परचेज के साथ, सैलरी को सैलरी के साथ ऐड करो तो नेट प्रॉफिट के साथ ऐड होकर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर द शेयर ऑफ माइनॉरिटी टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी इनटू माइनॉरिटी स्टेक। कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू से समझाऊं तो अब आपको होल्डिंग का और सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसोलिडेट करना है। यह डी नंबर पैराग्राफ बोलता है। इसमें आपको सेल होल्डिंग सब्सिडरी का ऐड करके लिखो, परचेज ऐड करके लिखो, एक्सपेंसेस ऐड करके लिखो, और मान लो नेट प्रॉफिट आया से 70 लाख होल्डिंग और सब्सिडरी का मिला के। इसमें होल्डिंग का प्रॉफिट है मान लो 10 लाख, सब्सिडरी का प्रॉफिट है मान लो होल्डिंग का प्रॉफिट है मान लो 60 लाख, सब्सिडरी का प्रॉफिट है मान लो 10 लाख, टोटल 70 लाख। अब इस 70 लाख तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है करेंट ईयर का 21-22 का, मान लो 1421 को हमने स्टेक खरीदा, 21-22 साल कंप्लीट हुआ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31-3-22 को हम बना रहे हैं। तो ये 70 लाख में माइनॉरिटी को कितना मिलेगा? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 70 लाख का 20% निकाल देते हैं। दैट इज बिग अ मिस्टेक। माइनॉरिटी सब्सिडरी कंपनी का 20% होल्डर है, होल्डिंग का नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के अंदर 80% एक्वायर करके रखा है और उस सब्सिडरी के अंदर 20% माइनॉरिटी का स्टेक है, तो माइनॉरिटी को 10 लाख का 20% प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 2 लाख रुपीज। 70 लाख का 20% मत दे देना। सोचो, होल्डिंग तो अपना प्रॉफिट तो अपना ही रखेगा रे बाबा, सब्सिडरी की प्रॉफिट का होल्डिंग 80% लेगा और सब्सिडरी के प्रॉफिट का माइनॉरिटी 20% लेगा, तो 2 लाख माइनॉरिटी को दे दो, 68 लाख आ गया। इस 60 में ऑब्वियसली 60 होल्डिंग का है और सब्सिडरी से जो होल्डिंग को 8 लाख मिलने वाला आउट ऑफ 10 वो 8 है। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनेगा। और ये जो 2 लाख रुपया तुमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए प्रॉफिट का हिस्सा निकाला, जो आपने ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया था 120 लाख रुपीस, उसमें ये 2 लाख रुपया जाकर के ऐड हो जाएगा। दैट विल बिकम द क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आइए डी नंबर पैराग्राफ कंप्लीट करके अब ई में जाते हैं। ई सेज फाइंड दी क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज व्हाट, ओपनिंग जो 120 निकला था प्लस 2 लाख प्रॉफिट का ऐड किए 122 आ गया। एंड नाउ कम्स पैराग्राफ नंबर एफ, जो सबसे डिफिकल्ट है, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, फिर भी सुन के रख लो।
Add assets and liabilities of the holding and subsidiary company on a line by line basis. Land, building, plant, machine, stock, add करते चलो. Liability, creditor, BP, loan, add करते चलो. जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व तुमने निकाला था, अगर गुडविल आया तो इंटेंजिबल असेट में दिखा दो. अगर कैपिटल रिजर्व आया होता, हम लोग का तो 220 गुडविल आया था, बट अगर कैपिटल रिजर्व आया होता तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देते. शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेना है, सब्सिडरी कंपनी का नहीं लेना. क्यों, आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल और रिजर्व सरप्लस पुराना वाला जो हम लोग होल्डिंग करने के पहले था, वो इक्विटी कैलकुलेशन में चला गया था. उसके साथ गुडविल, उसका 80% गुडविल कैलकुलेशन में चला गया, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला गया. तो शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का लेंगे. रिजर्व्स एंड सरप्लस शुड बी केयरफुली कंप्यूटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग. डाउट लिख दिए, डबल काउंटिंग. It should be our entire profit plus subsidiaries that profit which it had earned for us after the acquisition. सर ये क्या मतलब है, डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगा? बस हम लोग आपको एक लाइन लिखे, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका रीजनिंग एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे. बस ये ध्यान देना कि रिजर्व सरप्लस निकालते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना, मिस्टेक होता है. सर आप मिस्टेक बताएंगे ना? जरूर बताएंगे. खाली इतना याद रखना, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का पूरा प्रॉफिट आता है और सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ वो प्रॉफिट आता है जो सब्सिडरी ने हमारे लिए, हमारा होल्डिंग करने के बाद जो कमाया था. तो सब्सिडरी सर अपने एग्जांपल में तो सब्सिडरी ने हमारे होल्डिंग के बाद खाली 10 लाख रुपया कमाया था, तो उसका 80% ही तो 8 लाख था, तो वही तो ऐड करेंगे ना रिजर्व सरप्लस में. आंसर इज यस. तो सर डबल काउंटिंग हम लोग क्या हो जाएगा? आप देखना डबल काउंटिंग कैसे होता है, लोग कैसे मिस्टेक करते हैं. बस ये केयरफुल रहना कि इन द रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का पूरा रिजर्व सरप्लस आएगा और सब्सिडरी का मेरा होल्डिंग करने के बाद जो उन्होंने मेरे लिए कमाया वो ऐड होगा. सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहां दिखाना है? शेयर होल्डर्स फंड के नीचे और नॉन करेंट लाइबिलिटी के ऊपर दिखाना है. तो अगर मैं टी शेप में आपको बैलेंस शीट का बात करूं तो लैंड विथ लैंड, बिल्डिंग विथ बिल्डिंग, प्लांट विथ प्लांट, मशीनरी विथ मशीनरी सब ऐड करते चलो, बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा. अगर गुडविल आया हुआ है तो इंटेंजिबल असेट में वो जो 220 का गुडविल नहीं था क्या, वो दिखला देना. कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेना. रिजर्व सरप्लस केयरफुली कंप्यूट करना, डबल काउंटिंग नहीं हो जाए, ये वर्ड याद रखना, सर बार बार बोले हैं. उसके बाद नीचे में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देना. उसके बाद जितना लायबिलिटीज है लाइन बाय लाइन ऐड करके बना देना. सर बैलेंस शीट टैली हो जाएगा? आंसर इज यस. सर यही कंसोलिडेशन है, बिगिनर्स के लिए यही है. उसके बाद तो पेंडोराज बॉक्स खुलेगा, लंबा डिस्कशन आएगा. ठीक है, तो सर ये पैराग्राफ तो हम लोगों को समझ में आ गया. मैं एक बार पैराग्राफ रीडिंग आपके लिए वापस कर देता हूं, जस्ट टू रिपीट, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप का डिस्कशन है ना. मैं एक बार इसको पहले इरेज कर देता हूं ताकि सब कुछ आपको क्लियर कट दिखाई दे. फिर एक बार रीड कर दूंगा, फिर एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर के आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा. अभी जब हम पैरा रीड करेंगे तब कोई फिगर वर्क नहीं होगा, सिर्फ पैरा रीडिंग होगा, आप खाली देखते जाओगे. गेट 2 बैलेंस शीट्स रेडी ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन. फाइंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व बाय कैंसिलिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग की बैलेंस शीट में मिलेगा, एंड प्रोपोर्शनेट इक्विटी जिसको नेट एसेट भी बोलते हैं. इफ देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट fair value of the assets and liabilities of the subsidiary on the date of acquisition, we will calculate the equity at fair value. Compute minority interest on the date of acquisition, that is equity of the subsidiary into minority stake. Prepare consolidated P&L by adding the items on a line by line basis. From the total profit, transfer the profit to minority interest. Balance will be transferred to reserves and surplus. और minority का profit निकलेगा profit of the subsidiary into minority interest. Find closing minority interest, which is opening minority interest plus current year's profit. Prepare consolidated balance sheet by adding assets on a line by line basis, liabilities on line by line basis. Show goodwill or capital reserve as per schedule 3.
Capital should be that of the holding company. Reserve surplus should be carefully computed. It should be our entire profit plus subsidiaries that profit which it earned for us after acquisition. Minority interest will be shown below shareholders fund and above non-current liabilities. ये जो A से G तक का पैराग्राफ है, ये समझ लो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है. आप 2 बार 3 बार इस पैराग्राफ को रीड कर लेना और उसके बाद मेरे एग्जाम्पल्स में चलना, आपको सम सब धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे. कंसोलिडेशन रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छा चैप्टर है. एक प्रॉपर एग्जाम्पल विथ प्रॉपर फिगर्स मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है. बाद में आप पेन एंड पेपर पे बना लेना. ऑन 1/4/22 A acquired 70% stake in B. On that day इक्विटी कैपिटल 100 सब्सिडरी का, रिजर्व सरप्लस 800, फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ नहीं है. करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया 22-23 का, बैलेंस शीट दिया 31/3/23 का. यही मैं बोला ये रेडी करना आपको ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन. इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट. ये जो इन्वेस्टमेंट है 900 का, वो बताया नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, यहां पर भी लिख करके नहीं दिया. पर क्योंकि मैंने सम बनाया है, मेरा ड्राफ्टेड सम है, मैं आपको बता रहा हूं. ये जो ए लिमिटेड ने बी का 70% स्टेक खरीदा, उसी के लिए 900 का पेमेंट किया. तो सर आपका ए नंबर पैरा क्या था? ए था 2 बैलेंस शीट रेडी कर लो ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन. ये रहा सर 2 बैलेंस शीट रेडी है. सर फिर आप बोले थे कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व. उसके लिए मैंने क्या बोला था? सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी निकाल लो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस करके, और नहीं तो असेट माइनस लाइबिलिटी करके. सर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस तो दिया है, तो असेट माइनस लाइबिलिटी क्यों करेंगे? मत करो. और किसी असेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन भी नहीं दिया हुआ है. अगर कोई एसेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन दिया हुआ था और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता, तो ये रिजर्व सरप्लस भी थोड़ा बढ़ जाता. नेक्स्ट एग्जांपल्स में कराएंगे. तो अगर हम बोले सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, तो आंसर इज 900. देखो पहला सॉल्यूशन, गुडविल निकाल रहा हूं. सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी 900 है, 100 प्लस 800 का कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस. उसका 70% इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट इक्विटी. ये रहा 630. इसको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कैंसिल कर दिए. इन्वेस्टमेंट 900 था और हमने सब्सिडरी का, जिसका 900 का औकात था, उसका 70% 630 का माल 900 रुपया देके खरीदा. तो 270 का हमने गुडविल का पेमेंट किया. अरे नहीं, 900 माइनस 630, हाँ 270 ही आया ना. देखो तो, हाँ 270 ही आया. तो 270 हमने गुडविल का पेमेंट किया. ये मेरा पहला माने बी नंबर पैराग्राफ है. ए था दोनों बैलेंस शीट रेडी कर लो. बी था इन्वेस्टमेंट माइनस प्रोपोर्शनेट इक्विटी, 900 माइनस 630 दैट इज 270, दैट इज गुडविल. ठीक है सर. सी में क्या था? फाइंड ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो सर सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी है 900. आप ये 900 और ये 900 में कंफ्यूज मत होना. ये सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट है 900, ये वाला 900, और ये हमने सब्सिडरी कंपनी का 70% स्टेक खरीदने के लिए जो पेमेंट किया वो 900 है. इंसिडेंटली दोनों अमाउंट सेम हो गया. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों हमेशा सेम रहेगा. ये माई पेमेंट टू अक्वायर स्टेक इन सब्सिडरी है ये, और ये सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ है. नेट असेट बोल दो, इक्विटी बोल दो. तो इसका 30% इज माई ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज 270. एक्सीडेंटली दोनों सेम आया है. आगे अब P&L को कंसोलिडेट करेंगे लाइन बाय लाइन बेसिस. दैट इज माई पैराग्राफ नंबर डी. अब सब्सिडरी कंपनी का अगर P&L देखोगे और मेरा P&L देखोगे, तो ये देखो यहां पर है सेल 1400 और 1000 2400, खर्चा 1000 और 700 1700. ऐड किए दोनों को लाइन बाय लाइन पे, माइनस किए तो नेट प्रॉफिट आया 700. बस ऐसे बनाना है. अब माइनॉरिटी को कितना प्रॉफिट दोगे? बी लिमिटेड का प्रॉफिट का 30%. 700 का 30% दे मत देना, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं. सब्सिडरी में 30% माइनॉरिटी है, होल्डिंग था, होल्डिंग पूरा है. तो 90 दे दिए माइनॉरिटीज को. 610 जो बचा वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा. इसमें आप ये भी समझ सकते हो 610 इज व्हाट?
400 होल्डिंग का प्रॉफिट अपना और सब्सिडरी का 300 का 70% उसको मिलेगा, दैट इज 210, देयरफॉर इट इज 610। इजी। अब आइए मैं सॉल्यूशन शीट में आपको दिखाता हूं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सेल्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिए 300 का 30% 90, बाकी गया रिजर्व सरप्लस। ये डी नंबर पैराग्राफ देखोगे एक बार, ये देखो। ए नंबर पैरा में 2 बैलेंस शीट रेडी किए, बी में गुडविल निकाले, गुडविल 270 आया, सी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाले, वो भी 270 आया, डी में P&L कंसोलिडेट किए, माइनॉरिटी को उनका प्रॉफिट दिए, P&L कंसोलिडेट किए तो 700 आया, माइनॉरिटी को प्रॉफिट दिए तो 90 दिए, बाकी 610 रिजर्व सरप्लस में चला गया। डी में क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 270, उसमें से 90 और प्रॉफिट दे दिए उनको, माने 270 और 90 करंट ईयर में प्रॉफिट ऐड हुआ। तो आओ सॉल्यूशन में दिखाते हैं। 270 प्लस 90 इज 360। ये देखिए क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट 270 प्लस 90 इज 360। तो स्टेप बाय स्टेप उस वक्त भी समझा दिए थे, अभी भी समझा दिया। अब क्या करना है सर? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बनाते हैं सर। कैसे बनाओगे? असेट और लायबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे, कैपिटल होल्डिंग कंपनी का लेंगे, रिजर्व सरप्लस केयरफुली कैलकुलेट करेंगे डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए। तुमको बताएंगे कैसे वो डबल काउंटिंग हो सकता है, अभी बताएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स फंड के नीचे लिख देंगे और गुडविल इंटेंजिबल असेट में लिख देंगे। बस इतना ही काम। सर करके दिखाओ ना। आओ दिखाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन में जाता हूं। ये रहा देखो पूरा बैलेंस शीट। इसको एक बार में इरेज करते। क्वेश्चन का बैलेंस शीट है ये। अब सर आप क्या कर रहे हो? मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो कैपिटल में होल्डिंग का लिखूंगा, रिजर्व सरप्लस में केयरफुली काउंटिंग कैलकुलेट करूंगा। कैसे? देखो 1600 रिजर्व सरप्लस होल्डिंग का है, 1100 सब्सिडरी का है। लेकिन आप जानते हो ये क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें करेंट ईयर का होल्डिंग का 400 और सब्सिडरी का 300 प्रॉफिट घुसा हुआ है। ये देख सकते हो आप ऊपर में, ये 400 और 300 यहां पे घुसा हुआ है। तो होल्डिंग का पुराना प्रॉफिट 1200 था सर। बिल्कुल, क्योंकि 1600 टोटल है रिजर्व सरप्लस में, 400 इस साल का है और 1200 पुराना है। क्लियर? तो अब मैं बोल रहा हूं ये 400 और ये 1200 तो मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन सब्सिडरी जो करेंट ईयर में 300 कमाया, सिर्फ उसी का 70% हम रिजर्व सरप्लस में ऐड करेंगे। सो दैट इज 210। सो 1600 प्लस 210 मेरा पूरा प्रॉफिट लेंगे सब्सिडरी का। मेरे होल्डिंग बनाने के बाद मेरे लिए जो प्रॉफिट ऐड किया वो रिजर्व सरप्लस में लेंगे। तो 1600 प्लस 210 इज 1810, वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा। तो सर नेचुरल है, तो डबल काउंटिंग क्या अवॉइड हुआ? अब सुन, बच्चे क्या करते हैं, बोला ये 1600 मेरा, ये 1600 तो है ही रिजर्व सरप्लस, ये ओपनिंग, और करेंट ईयर का वो जो 610 आया था ना सर, कहां 610? ये देख अपन सॉल्यूशन बनाए थे, तो P&L में ये देख 610 आया था ना, तो 1600 प्लस 610 2210 उसको लिख देता बच्चा लोग। तो सर इसमें डबल काउंटिंग कैसे हुआ? अरे भाई 1810 होना चाहिए था, 2210 कैसे आएगा? तो सर 2210 आ क्यों रहा है? क्योंकि 1600 जो प्रॉफिट ले रहे हो ना बेटा, उसमें करेंट ईयर का होल्डिंग कंपनी का 400 का प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो वो 400 का प्रॉफिट देख वहां भी जुड़ा हुआ है 1600 में, और यहां पे भी 400 में जुड़ा हुआ है, बिकॉज ये जो 700 का प्रॉफिट है ये 400 होल्डिंग का और 300 सब्सिडरी का है ना, तो 400 का डबल काउंटिंग हो जा रहा है। 1600 में वो इंक्लूडेड है और करेंट ईयर के P&L में भी वो इंक्लूडेड है। तो सर क्या करें? 1200 से स्टार्ट करो प्लस 610 करो। अगर 1600 से स्टार्ट करते हो तो खाली 210 प्लस करो। तो सर बेटर तो वही है ना कि 1200 से स्टार्ट करें ना सर। ये देखो फिर से दिखाता हूं, देखो होल्डिंग कंपनी का पुराना प्रॉफिट 1200, पुराना, नया प्रॉफिट 400, ठीक है।
तो कैपिटल तो होल्डिंग का लेंगे, दैट इज 100। रिजर्व सरप्लस में ये 1200 प्लस 610, क्योंकि ये ओपनिंग है। करेंट ईयर में होल्डिंग का और सब्सिडरी का मिला के हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल बनाए, उसमें 610 को रिजर्व सरप्लस में जाना है, तो 1200 प्लस 610 1810, और नहीं तो 1600 प्लस 210 1810। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है, जो कि हम लोग का 360 आया था, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन 3500, 1600 और 1900। करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन 1300। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का टोटल देख लो, कैपिटल होल्डिंग का, रिजर्व सरप्लस केयरफुली कंप्यूटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नॉन माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिखा रिजर्व सरप्लस के नीचे, नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन, करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन। पूरा बैलेंस शीट आया 100 प्लस 1810 प्लस 360 प्लस 3500 प्लस 1300, 7070। सर असेट साइड, नॉन करेंट असेट लाइन बाय लाइन एडिशन 1700 प्लस 2600, दैट इज 4300। गुडविल 270। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कैंसिल्ड वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। करेंट असेट आ गया 2500। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इंटेंजिबल असेट, ये करेंट असेट। टोटल अगर मिला दें टैली हो जाएगा 4300 270 प्लस 2500 7070। दिस इज हाउ ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। ए से जी पैराग्राफ यही बोलता है। आओ मैं एक बार आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखा दूं P&L के बाद। ये देखो शेयर कैपिटल होल्डिंग का, ये देखो रिजर्व सरप्लस केयरफुली टू अवॉइड डबल काउंटिंग टोटल, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स फंड के नीचे 360, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन, ये करेंट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन, ये टोटल। नॉन करेंट असेट में पीपी एंड इंटेंजिबल असेट में पीपी लाइन बाय लाइन एडिशन, इंटेंजिबल असेट वही गुडविल का अमाउंट, करेंट असेट लाइन बाय लाइन एडिशन, ये आ गया टोटल। तो सर दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कंसोलिडेशन, बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर एज रिटन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। दिस इज हाउ वी डू इट। बाई चांस क्लास करते करते मेरे मुंह से कभी इंड एस निकल जाता है, घबराना मत, मैं फाइनल को भी पढ़ाता हूं इसलिए मुंह से कभी कभी इंड एस निकल जाएगा, आप एस पढ़ते हो, दैट्स इट। सो आज की क्लास में हम लोग कंसोलिडेशन का इतना ही टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू very, very much.